गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम राजनीतिक दलों का अध्ययन कर रहे थे। राजनीतिक दलों के सिद्धांतों के बारे में हमने पिछले क्लासेज में पढ़ा है। आज हम राजनीतिक दलों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं उनको अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ऐसा कोई राजनीतिक समाज नहीं है जिसमें दल व्यवस्था नहीं है, या किसी न किसी रूप में प्रत्येक राज्य व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के दल मौजूद होते हैं। और इन दलों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाए उसके बारे में आज की क्लास में हम यहां देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि ऐसी कोई दल व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई राजनीतिक समाज नहीं है जिसमें दल व्यवस्था नहीं हो, और दल व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व का कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जहां राजनीतिक दलों की मौजूदगी नहीं हो, यानी किसी न किसी रूप में वहां दल मौजूद अवश्य है। राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप, उसकी संरचना, राजनीतिक दलों की प्रकृति इत्यादि के आधार पर राजनीतिक दलों का वर्गीकरण किया गया है, या अनेक प्रकार की दलीय प्रणाली, विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार की राजनीतिक प्रणाली पाई जाती है। एलन बॉल ने भी इसको वर्गीकृत किया अपने हिसाब से। मॉरिस डुवर्जर ने भी वर्गीकरण किया है। मॉरिस डुवर्जर का वर्गीकरण है वो सर्वमान्य एक प्रकार का माना जाता है। तो देखिए, मॉरिस डुवर्जर ने राजनीतिक दलों का त्रिस्तरीय वर्गीकरण किया है। राजनीतिक दलों का कैसा किया? त्रिस्तरीय वर्गीकरण मॉरिस डुवर्जर के द्वारा किया गया है। और मॉरिस डुवर्जर के वर्गीकरण को अगर देखें तो उन्होंने तीन प्रकार की दलीय प्रणालियां मानना है। एक है एक दलीय प्रणाली, दूसरा है द्विदलीय प्रणाली, और तीसरा है बहुदलीय प्रणाली। यानी त्रिस्तरीय जो वर्गीकरण है मॉरिस डुवर्जर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। मॉरिस डुवर्जर ने त्रिस्तरीय वर्गीकरण राजनीतिक दलों का किया है। लेकिन आज के इस क्लास में क्योंकि पूरा संभव नहीं हो पाएगा, तो हम आज केवल किसके बारे में करेंगे? एक दलीय प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीतिक दलों की जो एक दलीय प्रणाली है उसको हम विशेष रूप से यहां देखने का प्रयास करेंगे। और देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी एक दलीय प्रणाली की। तो एक दलीय प्रणाली शासन का वह रूप है, यानी शासन का वह रूप जिसमें संपूर्ण जो राजनीतिक दल है, या ये कहें कि संपूर्ण शासन का जो सूत्र है वो एक ही राजनीतिक दल के हाथ में रहेगा। यानी ऐसी दलीय प्रणाली जिसमें शासन का संपूर्ण सूत्र क्या होगा? एक ही दल के हाथ में रहेगा। वो ही दल क्या होगा? शासन के संपूर्ण सूत्र को चलाएगा। कर्टिस ने, देखिए, एक विद्वान हुए कर्टिस ने इसका वर्गीकरण करते हुए कहा है, कर्टिस ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि एक दलीय पद्धति की विशेषता यह होती है कि इसमें जो सत्तारूढ़ दल है, सत्तारूढ़ दल या तो एक ही दल होता है या अन्य गुटों का जो प्रभुत्व है, या सभी राजनीतिक विरोधियों का यहाँ अपने भीतर उनको समा लिया जाता है। एक प्रकार से उनको अपने भीतर समाहित कर लिया जाता है। जो सभी राजनीतिक विरोधों को अपने अंदर समा लेता है वह, या फिर यह स्थिति हो सकती है कि बहुत ही अतिवादी स्थिति में वह उन सभी विरोधी गुटों का क्या कर देगा? दमन कर देगा, जिससे प्रतिक्रांतिकारी या शासन के प्रति तोड़फोड़ करने वाला दल समझा जाता है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय इच्छा तो विभाजित करने वाली शक्तियां होती हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत केवल एक ही दल को कार्य करने की अनुमति प्राप्त होती है और सरकार पर उसी का वर्चस्व लंबे समय तक बना रहता है। यह व्यवस्था सर्वाधिकारवादी और लोकतंत्रवादी दो प्रकार की होती है। यानी ये जो ये कहें कि एक दलीय प्रणाली है, इसके भी दो प्रकार हो गए, एक है लोकतांत्रिक और दूसरी है सर्वाधिकारवादी। अब देखो, लोकतांत्रिक और सर्वाधिकारवादी में भी अंतर किस प्रकार से अंतर होता है कि लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में क्या होता है कि यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से, यानी शुरू वाला जो क्या कर लिया जाता है, यहाँ पर एक दल होता है जो अन्य गुटों या दलों को क्या कर लेता है, वो उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है और ये कहें कि सभी विरोधी गुटों को अपने भीतर ही समाहित कर लेता है। ये लोकतांत्रिक
प्रणाली का उदाहरण है। और लोकतांत्रिक प्रणाली के उदाहरणों को अगर हम देखें कि कौन कौन से उदाहरणों की बात यहाँ की जा सकती है, कि कौन कौन से उदाहरण इसके हैं जहां पर लोकतंत्रीय एक दलीय प्रणाली मौजूद है, तो भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए, भारत में 1967 से पूर्व यही दलीय प्रणाली यानी एक दलीय प्रणाली, एक दल प्रभुत्व वाली जो राजनीतिक दलीय प्रणाली है वो मौजूद थी। लेकिन क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि कांग्रेस ही 1967 तक कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल था जो सत्ता पर अपनी, या ये कहें कि जिसके हाथ में सत्ता थी, केंद्र और राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी। 67 से पहले अन्य किसी राजनीतिक दल उस स्थिति में नहीं था कि वो सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले। तो ये कहा जाता है कि 1967 से पूर्व तक तो संपूर्ण जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कांग्रेस के हाथ में थी। इसलिए भारत में भी उस समय तक, कब तक? 1967 तक एक दलीय प्रणाली वाली व्यवस्था मौजूद रही है। भारत के अलावा भी कुछ देश हैं जहां पर इस प्रकार की दलीय प्रणाली, जैसे जापान का उदाहरण आप ले सकते हैं। जापान में भी कैसी है? एक दलीय प्रणाली है। उसके बाद में मैक्सिको का उदाहरण ले सकते हैं, मैक्सिको में भी एक दलीय प्रणाली। और कीनिया, ब्राजील, ये राष्ट्र हैं जहां लोकतांत्रिक एक दलीय प्रणाली है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं हैं और वहां पर भी क्या है? एक दलीय व्यवस्था है। और इस एक दलीय व्यवस्था में हम नाम गिना सकते हैं किसका? इटली है, जर्मनी है, ये वो देश हैं जो, पुर्तगाल है, चीन है, सोवियत संघ है। यहां पर हम और नाम भी दे सकते हैं, इटली है, जर्मनी है, चीन है, सोवियत, अब सोवियत तो नहीं कहेंगे, इसका नाम अब क्या होगा? रूसी संघ है, रूसी संघ, पुर्तगाल, कौन सा हो गया? पुर्तगाल। ये देश है जहां पर एक दलीय प्रणाली ही मौजूद है, जहां पर एक दलीय प्रणाली का अस्तित्व है। और वो कैसी है? सर्वाधिकार वाली दल प्रणाली है, सर्वाधिकारवादी दलीय प्रणाली है यहां पर। तो ये, इसके अलावा कुछ और उदाहरण भी है हमारे पास ऐसे, पोलैंड, हंगरी, वियतनाम, उत्तरी कोरिया, क्यूबा, पूर्वी जर्मनी, अब तो जर्मनी का एकीकरण हो चुका है इसलिए वो एक ही जर्मनी होगी, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया, स्पेन आदि देश हैं जो सर्वाधिकारवादी एक दलीय व्यवस्था के उदाहरण हैं। कुछ किसी न किसी रूप में यहाँ पर ये व्यवस्था मौजूद है। अब हम देख लेंगे एक दलीय प्रणाली के गुणों के बारे में, एक दलीय प्रणाली के कुछ गुणों के बारे में हम देख लेंगे। हेडिंग देख लीजिए आप यहां, एक दलीय प्रणाली के गुण, और यहां हम इनको एक एक करके देख लेंगे। एक दलीय प्रणाली का जो प्रथम गुण है कि विभिन्न दलों के संघर्ष के अभाव में यह राष्ट्रीय एकता को कायम रखने वाली दलीय प्रणाली है। देखो, हमने यहां कहा कि एक ही दल प्रभावी होगा, एक ही दल प्रभावी होगा, तो इससे क्या होगा कि विभिन्न दलों में, जो बहुदलीय प्रणालियों में क्या होता है कि सामान्यतः वहां दलों के मध्य खींचतान होती है, इसलिए राष्ट्रीय एकता को कायम रख पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन एक दलीय प्रणाली की विशेषता क्या है कि यहाँ राष्ट्रीय एकता को कायम रख पाना, राष्ट्रीय एकता को कायम रख पाना संभव है या आसानी से ऐसा हो सकता है। तो पहली विशेषता क्या होगी कि एक दलीय जो प्रणालियां हैं वहां पर विशेष रूप से जो राष्ट्रीय एकता है उसको कायम रख पाना इजी कार्य होता है, क्योंकि सभी नागरिक एक ही विचारधारा से बंधे होते हैं। यहाँ विचारधाराएं अलग अलग नहीं होती हैं, सभी लोगों की, सभी नागरिकों की विचारधाराएं कैसी हैं? विचारधारा, सभी नागरिक एक ही विचारधारा से जुड़े होते हैं, इसलिए वहां पर राष्ट्रीय एकता कायम आसानी से हो जाती है। उसके बाद में दूसरा अगर हम देखें तो वह है कि एक दल की कार्यपालिका व मंत्रिमंडल होने के कारण यहाँ स्थायित्व का शासन कैसा होगा? शासन का स्थायित्व, दूसरी जो हेडिंग आप बता सकते हैं वो है शासन का स्थायित्व रहता है।
देखिए क्यों रहता है शासन का स्थायित्व? कार्यपालिका में भी वही गवर्नमेंट वही दल होगा और व्यवस्थापिका में भी वही दल होगा, इसलिए शासन के अंगों के मध्य यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य टकराव नहीं होगा। इसलिए शासन में क्या रहेगा? शासन में स्थायित्व बना रहेगा, शासन स्थायी बना रहेगा। जो विभिन्न राजनीतिक विचारधारा वाले दलों के अभाव में हमेशा एक प्रकार से शासन का स्थायित्व है वो बना रहता है। नेक्स्ट तीसरा बिंदु, किसी दूसरे दल के प्रभाव के बिना इसमें सुदृढ़ व मजबूत शासन की स्थापना होती है। यानी शासन कैसा हो जाता है? तीसरा है इसकी कि यहां सुदृढ़ और मजबूत शासन की स्थापना, सुदृढ़ एवं मजबूत शासन। तो तीसरा गुण ये हो गया इसका। नेक्स्ट जो चौथा गुण है वो ये है कि लंबे समय तक एक ही सरकार रहने के कारण उसमें दीर्घकालीन योजनाओं को लागू कर पाना संभव हो पाता है। कि लंबे समय तक एक ही दल की सरकार रहने से एक ही सरकार लंबे समय तक रहती है, इसलिए दीर्घकालीन योजनाओं को लागू कर पाना संभव, दीर्घकालीन योजनाओं को लागू कर पाना संभव। नहीं तो क्या होता है कि सरकार बार बार चेंज होती रहती है, जिससे दीर्घकालीन योजनाएं हैं वो लंबे समय तक लागू नहीं हो पाती। दीर्घकालीन योजनाओं को लागू कर पाना संभव। ये आप देख नहीं पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं। दीर्घकालीन योजनाओं को लागू कर पाना क्या होता है? संभव हो पाता है, क्योंकि सरकार एक ही सरकार लंबे समय तक या ये कहें कि सरकार का जो विजन होगा उसको वो पूरा करना चाहेगी, क्योंकि वही सरकार लंबे समय तक बनी रहती है। नेक्स्ट जो अगली विशेषता है वो है कि सरकार के सदस्यों में पारस्परिक विरोध न होने के कारण शासन में निर्णय शीघ्रता से लिए जाते हैं, जिससे शासन में दक्षता आती है। हो गया? देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि शासन में दक्षता आ जाती है। शासन में क्या होगा? दक्षता आएगी। देखिए एक ही दल सत्ता में रहता है, इसलिए क्या होता है कि उनमें एक प्रकार से ये कहें कि सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों में आपस में विचारधारा का या ऐसा कोई द्वंद्व नहीं रहता है, क्योंकि सभी लोग क्या होते हैं? एक ही विचारधारा से बंधे होते हैं, इसलिए द्वंद्व की स्थिति पैदा नहीं होती। इसलिए निर्णय है वो शीघ्रता से लिए जाते हैं, और निर्णय शीघ्रता से लिए जाएंगे तो उससे क्या होगा? शासन में दक्षता आ जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण गुण है। दूसरी एक बात कि यहां पर गुटबंदियां नहीं होंगी। एक ही दल सत्ता में होने, एक ही दल का सरकार होने के कारण क्या होगा? गुटबंदियों का अभाव होगा, और गुटबंदियों के अभाव होगा तो शासन है उनका संचालन है वो इजी होगा, गुटबंदियों का अभाव होगा। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता एक दलीय व्यवस्था की होती है, एक दलीय व्यवस्था की। लेकिन इसके कुछ दोष भी होते हैं। एक दलीय व्यवस्था के दोष क्या होते हैं? देखिए एक दलीय व्यवस्था के दोषों के बारे में भी हम यहाँ थोड़ा सा जिक्र कर लें, और इसको भी हम बिंदुवार देखने का प्रयास करेंगे कि एक दलीय व्यवस्था के कौन कौन से दोष होते हैं। देखिए पहला दोष तो इस रूप में हम इसमें देख सकते हैं कि एक दलीय प्रणाली में नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन करने की संभावना है वो बढ़ जाती है। यह एक प्रकार से अलोकतांत्रिक हो जाती है। दूसरा है कि यह प्रणाली निरंकुशता की जनक है। इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है, क्योंकि एक ही विचारधारा के फॉलोअर्स सभी होते हैं। इससे मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं हो सकता है। यह लोगों के राजनीतिक शिक्षा देने में असमर्थ होगी। कुछ ही लोग सत्ता में बने रहेंगे। इससे विरोधी दलों को सकारात्मक भूमिका की कोई जगह नहीं होगी। इसमें चुनाव एकमात्र ढोंग या दिखावा होता है। जैसे भी एक दलीय प्रणालियां हैं, इटली में, जर्मनी में, रूस में, इनमें यहाँ जब चुनाव होते हैं तो ये कहा जाता है कि ये चुनाव पुतिन अपने क्या कर रहे हैं? ढोंग के लिए एक ढोंग टाइप कर रहे हैं चुनाव के लिए। तो इस प्रकार की आरोप इन दलीय प्रणालियों में, एक दलीय प्रणाली में लगते हैं। यह बहुमत पर आधारित प्रणाली नहीं होती है। इसमें चुनाव एकमात्र ढोंग होता है। तो इस प्रकार से कुछ दोष भी इसमें मौजूद हैं। लेकिन उपरोक्त विवेचन के बाद हम यह कह सकते हैं कि एक दलीय प्रणाली एक तरह से तानाशाही शासन की ही परिचायक होती है। जिसे देश में यह विद्वान होती है वहां नागरिकों की स्वतंत्रताओं का हनन होता है, उनके अधिकारों का गला घोट दिया जाता है। इस प्रणाली की तानाशाही ने ही सोवियत संघ को बिखेर दिया था। तानाशाही के बल व शासन
चलाना और वैधता बनाए रखना का प्रयास कदापि सफल नहीं हो सकता, जिसे देर सवेर जो लोकतांत्रिक भावनाएं हैं वो उजागर होंगी होंगी। तो इस प्रकार से ये थी एक दलीय प्रणाली। नेक्स्ट क्लास में हम द्विदलीय प्रणाली के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।